लाइट नहीं है। लाइट नहीं है क्या? नहीं है लाइट। तो लाइट नहीं तो फिर ये कैसे चलेगा? रहने दीजिए, ये बता रहे हैं लाइट नहीं है तो क्या? बंद कर दो पीछे वाला भी। चलाओ इसको। ये कहाँ गया राहुल? इसको लगाओ, चलाओ इसको। इसको चलाइए। इसको चलाइए। ये क्या हुआ? सारा बंद हो गया। हेलो, आवाज आई? हेलो, ऑन कीजिए सर, ऑन कीजिए सर। हेलो, हेलो, आवाज आ गई? अच्छा ठीक है फिर। आवाज आ गई है। चलिए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फाइनेंस कमीशन में इसके पहले क्या कल पढ़े हैं? अच्छा, चिलैया कमेटी पढ़ चुके। टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म और क्या? भारत में कर सुधार। ये साफ क्यों नहीं है? उससे भी नहीं छूटेगा। कहाँ पानी लगाओगे? आज हम फाइनेंस कमीशन देख लेते हैं, वित्त आयोग। ठीक है, लेखर वर्क आप लोग देखे थे? अच्छा हाँ, याद आया, कल कुछ काम दिए थे आप लोग को, होमवर्क किए हैं? कितना है एक्सपेंडिचर देखें? किसने किया है? हाथ तो सभी ने उठाया था। सर ये मैंने एग्जैक्ट डेटा लिया था सर। जैसे इसकी प्राप्तियां, जैसे जीएसटी 16% मिलेगा सर, इनकम टैक्स 15% सर, और केंद्रीय आप लोग शांत रहिए। 7% सर। हाँ, सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी सर ये 15%, और सर गैर जरूरी राजस्व कर 5% गैर जरूरी। और फिर सर ये खर्चे हैं कि केंद्र सरकार इतना देती है, सब्सिडी 8% का खर्च होता है, रक्षा में 8% चला जाए, 4% पेंशन में। 21 ईयर का है सर, ये अभी इसी का है। 22-23 का है सर। तो आप लोगों ने किया? तुम कहाँ किया? कल नहीं आए थे? हाँ, कहाँ चले गए थे? तो जो इम्पोर्टेंट चीज कल बताए आप लोगों को, 2-3-4 क्वेश्चन इससे आएगा। हाँ,
तो नहीं आए तो क्या साल भर वही पढ़े चलेगा क्या? तुम नहीं आए हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ, वीडियो खराब हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो अब स्टार्ट कीजिए। चल रहा है? ठीक। तो कल हम लोग बजट के बारे में सारा कुछ देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे पब्लिक फाइनेंस। आप लोग देख लीजिएगा जो हम बताए हैं इसको, कि बजट देखिएगा, उसमें जो टैक्स आता है किस किस क्षेत्र से आ रहा है। ठीक है, टैक्स जो है कितना कलेक्शन हो रहा है देश में टैक्स का, और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, सरकार की क्या इनकम है, और कहाँ कहाँ पे किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा कितना पैसा खर्च हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में कितना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जितने भी एरिया हैं आपको उसको टच करना है। आप इसको करेंगे तो आपका इससे ज्यादा पकड़ होगी, इसलिए कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको करंट से इसको पढ़िएगा, नहीं हो पाएगा तब हम बताएंगे। ठीक, जैसे उसने हर्षित ने कर लिया, हर्षित ने किया है, बहुत डिटेल में नहीं किया, बहुत शॉर्ट में किया, आधा पेज में, फिर भी किया है, वर्क किया है। तो आप लोग को भी उसको वर्क करना है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में कोई बताएगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सर जो पैसा होता है उसको बंटवारे का काम करता है। मुझे बताता है कितने राज्य को जाएगा, क्योंकि जीएसटी जो है सर वन देश वन कंट्री वन टैक्स के आधार पे सर ये हो गया कि राज्य को बंटवारे का काम करता है। तो केंद्र सरकार बताते हैं जीएसटी का आपको जो पैसा मिला है उसको कितना केंद्र सरकार को जाएगा, कितना राज्य सरकार को दिया जाएगा। तो एक राज्य की सिचुएशन है। और कोई? हाँ बोलिए। हाँ गुड। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा इसका कार्य डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं। ठीक है, ये वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल। एक है प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया, उसकी जगह में नीति आयोग आया है। ठीक है, अब पहले जो टोटल टैक्स का कलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें स्टेट का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। ये जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा, आवाज क्लियर आ रही है, जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसमें कितना शेयर सेंटर स्टेट को जाना चाहिए और कितना सेंटर के पास रहना चाहिए, इसका डिसाइड कौन करेगा? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन करेगा। अब जो प्लानिंग कमीशन था वो राज्य की समस्या के आधार पे उसका जो पैसा होता था, जैसे 32% मान लीजिएगा, टोटल जो कलेक्शन हुआ है 32% वो स्टेट को दिया जाएगा, बाकी पैसा किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, अब जो सेंट्रल के पास पैसा बचा है उसको किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? किसके थ्रू? प्लानिंग कमीशन के थ्रू होता था, अब कौन करेगा उसको? नीति आयोग। ठीक, क्या योजना आयोग को खत्म कर दिया गया ना, प्लानिंग कमीशन को। हाँ, अब जो पंचवर्षीय योजना, भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जा रही है, अब सारा डिसीजन जो ले रहा है नीति आयोग ले रहा है, और किस स्टेट को कितना कितना देना है वो ये डिसाइड करेगा। तो ये इससे आप लोगों को क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये कैसे बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें संविधान में ही इसका प्रावधान दिया गया है, चाहे जितने भी एग्जाम देखिएगा आप लोग उसमें आपको ये मिलेगा। कोई भी एग्जाम देखिएगा, पीसीएस का, आईएएस का,
इसके अलावा बीएड टाइप जितने भी टाइप के एग्जाम हैं, ये क्वेश्चन हमने कई जगह देखा है और रिपीट हुआ है। और जबकि जो प्लानिंग कमीशन था या नीति आयोग, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये कैसा है सर? हाँ, गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये इसका गठन अलग प्रकार से हुआ है। तो ये आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे बहुत सारे कमीशन हैं, आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि पूरा एक विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन कौन से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अब जो हमारा इकोनॉमी का पार्ट है उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी पोर्शन वो सब लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका गठन अनुच्छेद किसके तहत किया जाता है? 280 के तहत। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वित्त आयोग का गठन है, ये किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया जाता है? किसके तहत? 280 के तहत। तो इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, ब्रीफ में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग आप समझ नहीं पाएंगे। शॉर्ट में लिखाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखाएंगे। वित्त राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन संविधान अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग (280) के तहत, ठीक है। वित्त आयोग का गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त आयोग का गठन केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश की घोषणा के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के आदेश की घोषणा के द्वारा किया जाता है। इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वित्त आयोग के लिए एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। वित्त आयोग के कार्य, फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? पहला इसमें लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 का या सी 280C या 280 का में यह प्रावधान है कि या प्रोविजन है कि वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को निम्नलिखित बातों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। निम्नलिखित बातों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। नंबर 1, ये आपको कार्य पता होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1, संघ एवं राज्यों के शुद्ध आगम को, नेट इनकम, संघ और राज्यों के शुद्ध आगम, नेट इनकम, शुद्ध आगम
ने शुद्ध आगम को दूर करें क्या इसको? हो जाएगा स्लो? कैसे होगा? हेलो हेलो हेलो, आप ठीक है? लिखिए नंबर 1, संघ और राज्यों के शुद्ध आगम को ब्रैकेट में लिख लीजिए जो विभाजनी हो। विभाजनी मतलब जिसका बंटवारा होना है, जो विभाजनी हो। ब्रैकेट में वितरण के बारे में, वितरण के बारे में तथा राज्यों के बीच, तथा राज्यों के बीच ऐसे आगम, राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्संबंधी अंशों के बंटवारे की सिफारिश करें। तत्संबंधी अंशों के बंटवारे की सिफारिश करें। पहली सिफारिश, ये वित्त आयोग का कार्य है, फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन। पहला क्या है कि जो नेट इनकम है केंद्र और सेंट्रल के बीच में, जो विभाजनी है, सारा जो टैक्स कलेक्शन होता है, ये नहीं कि वो सारा कलेक्शन जो है वो स्टेट को और इसको दिया जाएगा। जो विभाजनी है, कुछ टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल राज्यों को नहीं देता है, ठीक है, कुछ हैं, लेकिन ज्यादातर टैक्स क्या है, बंटवारे की श्रेणी में आते हैं। इसमें लिखा आपने ने, संघ और राज्यों के शुद्ध आगम को जो विभाजनी हो, वितरण के बारे में राज्यों के बीच ऐसे आगम के तत्संबंधी अंशों के बंटवारे की सिफारिश करें। पहला। दूसरा, भारत के संचित निधि में से राज्यों के राजस्व के सहायक अनुदान देने के संबंध में। दूसरा, भारत के संचित निधि में से राज्यों के अंशों के सहायक अनुदान देने के संदर्भ में। तीसरा, तीसरा लिखिए 278 के खंड 1, 278 के खंड 1 के तहत या अनुच्छेद 306 के अंतर्गत या अनुच्छेद आर्टिकल 306 के अंतर्गत भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के भाग खा और प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल पार्ट बी, भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के भाग खा में उल्लेखित किसी राज्य की सरकार के बीच किए गए करार के उपबंध को, सरकार के बीच किए गए किसी करार के उपबंध को चालू रखने अथवा परिवर्तन के बारे में। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। भारत सरकार और प्रथम अनुसूची के भाग खा में उल्लेखित किसी राज्य की सरकार के बीच किए गए किसी करार के उपबंध को चालू रखने अथवा परिवर्तन के बारे में। और चौथा लिखिए, चौथा, सुस्थिर वित्त के हित में, सुस्थिर वित्त के हित में राष्ट्रपति किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश देने के लिए कह सकता है।
ये फाइनेंस कमीशन के वर्क हैं, ये काम उनको करना रहता है, ठीक है। अब इसमें लिखिए, पहला हेडिंग डालिए, केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण। केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण, केंद्र से राज्यों को संसाधन इस हस्तांतरण। संसाधन का मतलब वही जो टोटल इनकम है, नेट इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी तक तो आपको जो भूमिका बनाना था, प्रीलिम्स के लिए था कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 280 के तहत, ठीक है। वित्त आयोग के कार्य कहाँ पे हैं, 280 ग में, अनुच्छेद 280 ग, आर्टिकल 280C में इसके सारे कार्य हैं। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके अलावा जो 4 काम दिए हैं, 3 काम, इसके अलावा भी कार्य इसको दे सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, ठीक है। वो अगर देखता है कि कहाँ पे कैसे सुस्थिर मतलब जो इकोनॉमी हो, इकोनॉमी ने ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज़्यादा मतलब उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, उससे निकलने के लिए क्या और टूल्स और टेक्निक्स अपनाए जा सकते हैं, उसको करने के लिए वित्त आयोग को वो सजेशन दे सकता है, या उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे कह सकता है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ, बाध्यकारी है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वित्त आयोग सिफारिश करेगा तो वो बाध्यकारी है, ठीक है। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, अब व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये अगर वो वित्त आयोग ने सिफारिश कर दी है तो भारत सरकार उसको डिनाई नहीं करेगा, उस बात को वो एक्सेप्ट करेगा। अगर डिनाई करेगा तो जो अदर स्टेट हैं, सारे स्टेट हैं, वो इसका विरोध भी करते हैं कि जितना जो टैक्स का बंटवारा है ये वित्त आयोग के थ्रू होना चाहिए, ना कि प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के थ्रू, ठीक है। क्यों इसकी वो करते हैं कि जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से इसको हैंडल कर सकती है, ठीक है। क्या है आगे इसमें लिखिए, केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण। लेकिन इसमें ये आप जान लीजिएगा, जो ये टैक्स का विभाजन होता है, सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि 32 पॉइंट समथिंग कह दिए या 30% कह दिए, 40% कह दिए। इसका ये तो सिर्फ जो है ये टोटल टैक्स का कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग अलग हैं। किस पैरामीटर्स पे किस स्टेट को कितना कितना हमको देना है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो आप लोग जो पढ़ते हैं वो कितना इस समय कितना चल रहा है, करंट का कितना है, टोटल कितना है ये हम पूछ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं, है? नहीं समझते हैं? कोई भी जो अगर प्लानिंग कमीशन भी
जो पैसा पैसा ऐसे नहीं है किसी को ज़्यादा दे दो किसी को कम दे दो। कोई स्टेट बड़ा है, हर स्टेट को बराबर नहीं दे सकते हो ना आप, हर स्टेट को बराबर आप नहीं दे सकते। कोई स्टेट छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। हर स्टेट को अगर एक जैसा दोगे तो उसमें क्या इम्बैलेंसेज स्टार्ट हो जाएंगे। जो छोटा स्टेट होगा तो उसको फायदा हो जाएगा। यूपी जैसे बड़े राज्य हैं उनको क्या होगा, नुकसान होगा। तो जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लासिफाई करता है, कुछ पैरामीटर्स हैं, इस मापदंड पे आपको इतना इतना जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक, उसके बारे में हम लिखाएंगे आने वाले। और ये हर फाइनेंस कमीशन का अपना अलग अलग रिकमेंडेशन होता है। कहीं पे कह देंगे कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको इतना % देना है, ठीक है। जहाँ का एरिया बड़ा है उसको इतना % देना है। जहाँ पे टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है वहाँ पे इतना देना है। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे अच्छा है उसको इतना देना है। ये रिकमेंडेशन कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन करेगा, और उसी के आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ये सेम चीज लागू होती है प्लानिंग कमीशन पे भी, ठीक है। अब इसमें लिखिए संघीय व्यवस्था में दो प्रकार के असंतुलन दिखाई पड़ते हैं। संघीय व्यवस्था में दो प्रकार के असंतुलन इम्बैलेंसेस दिखाई पड़ते हैं। संघीय व्यवस्था में दो प्रकार के असंतुलन दिखाई पड़ते हैं। पहला ऊर्ध्वाधर असंतुलन, वर्टिकल इम्बैलेंसेस, ऊर्ध्वाधर असंतुलन, वर्टिकल इम्बैलेंसेस। और दूसरा क्षैतिज असंतुलन, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज असंतुलन, हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस। लिखिए जब केंद्र के पास संसाधन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना में अधिक होते हैं। जब केंद्र के पास संसाधन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना में अधिक होते हैं तथा राज्यों के पास कार्यों की अपेक्षा संसाधन कम होते हैं, तो इसे वर्टिकल इम्बैलेंसेस या फिर इसको ऊर्ध्वाधर असंतुलन कहते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जब केंद्र के पास संसाधन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की तुलना में अधिक होते हैं तथा राज्यों के पास कार्यों की अपेक्षा संसाधन कम होते हैं, तो इसे वर्टिकल इम्बैलेंसेस कहते हैं। क्षैतिज असंतुलन से तात्पर्य विभिन्न राज्यों के बीच, क्षैतिज असंतुलन से तात्पर्य विभिन्न राज्यों के बीच उनके बजटरी प्राप्तियां उनके व्ययों से कम होता है। बजटरी प्राप्तियां उनके व्ययों से कम होता है, उनके एक्सपेंडिचर से कम होते हैं। क्षैतिज असंतुलन से तात्पर्य विभिन्न राज्यों के बीच उनके बजटरी प्राप्तियां उनके व्ययों एक्सपेंडिचर से कम होता है। किसी के पास पानी है साफ पानी?
लिखिए, हाँ आगे आगे इसको कीजिए। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए, इन असंतुलनों को दूर करने के लिए केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरित किया जाता है। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए, इन इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए केंद्र से, इन असंतुलनों को दूर करने के लिए केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरित किया जाता है। इसके तीन माध्यम हैं, इसके तीन माध्यम हैं, इसके तीन माध्यम हैं। नंबर एक, वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाला संवैधानिक हस्तांतरण। नंबर एक, वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाला संवैधानिक हस्तांतरण तथा वित्त आयोग द्वारा किया जाने वाला संवैधानिक हस्तांतरण तथा अनुच्छेद 275 के तहत, तथा अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश पर, अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान, राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। और तुम लोगों से एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, जा सकता है, इसी में लिख दीजिए किसके तहत दिया जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 282 के तहत, 282 अनुच्छेद 282 लिखिएगा, अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान, अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता है, केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाता है। दो 282 के तहत विवेकाधीन, ठीक है। दो हो गए, पहला हो गया ना, दूसरा लिखिए, जो टोटल टैक्स है, जो कलेक्शन हुआ है सेंट्रल और स्टेट का, ठीक है, उसका कितना पैसा, ठीक, स्टेट को जाएगा और कितना सेंट्रल के पास रहेगा, इसका निर्धारण तीन प्रकार से होता है, तीन माध्यमों से किया जाता है। पहला क्या है, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा कि आपको स्टेट को इतना पैसा देना है। दूसरा मैंने बताया है प्लानिंग कमीशन के थ्रू, प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा कि आपको इतना पैसा राज्यों को देना है, डिसाइड करेगा। उसके टूल्स और टेक्निक्स अलग हैं जो अभी मैंने डिस्कस किया है। और तीसरा है कि केंद्र समर्थित योजनाएं, जो सेंट्रल प्लान्ड स्कीम है, जैसे मनरेगा चल रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ये केंद्र समर्थित योजनाएं हैं। इसमें केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है, ठीक है। ये तीन तरीके हैं। तो दूसरा लिखिए, ये पता होना चाहिए ना कि जो टोटल पैसा है वो किस किस माध्यम से, अभी आप लोगों को सिर्फ पब्लिक फाइनेंस कमीशन का पता होगा, वित्त आयोग, ये प्लानिंग कमीशन और जो केंद्र शासित योजनाएं हैं, केंद्र समर्थित योजनाएं, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये भी है, ठीक है। लिखिए दूसरा, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा योजनाओं के अंतर्गत, योजना आयोग द्वारा योजनाओं के अंतर्गत, आयोग द्वारा योजनाओं के अंतर्गत
योजनाओं के अंतर्गत उनके विकास कार्यों के लिए संसाधन का आवंटन किया जाता है, संसाधन का, रिसोर्सेस का एलोकेशन किया जाता है। तीसरा लिखिए, केंद्र समर्थित स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र समर्थित स्कीम के द्वारा हस्तांतरण, केंद्र समर्थित स्कीम के अंतर्गत हस्तांतरण। तो राज्यों को 3 प्रकार से पैसा प्रोवाइड किया जाता है। पहला क्या है? फाइनेंस कमीशन, दूसरा है अब नीति आयोग आ गया, ठीक है, और तीसरा क्या है? केंद्र समर्थित जो योजनाएं हैं उसके थ्रू पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए 2 लाइन और। एक चीज इसमें नोट लिख लीजिए, ठीक है, ये आप लोग पीसीएस का एग्जाम देंगे, सब देंगे, यूपीएससी का, आपको पता होना चाहिए, नोट करके लीजिए। अनुच्छेद 293 के तहत, आर्टिकल 293 के तहत राज्य सरकारें केंद्र से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। अनुच्छेद 283 के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। 293 पूछ सकता है कि जो केंद्र, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र से किस अनुच्छेद के तहत ऋण प्राप्त करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। देखो, एक काम आप तुम लोग कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों को ये काम करना है कि जो वित्त आयोग का गठन हुआ है, पहला वित्त आयोग कब बना था? 1900 कब बना था? 1982 कब बना था? कब बना था पहला वित्त आयोग? 1951 पहला वित्त आयोग कब बना? और उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। दूसरा कब बना था? 1956 में बना। उसके अध्यक्ष कौन था? उसके अध्यक्ष कौन थे? के संस्थानम। कौन थे? के संस्थानम। तीसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1960। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए.के. चंद्रा। कौन थे? पांचवा वित्त आयोग 1968। इसके कौन अध्यक्ष थे? चेयरमैन महाविद्यानंद, महावीर त्यागी थे। महावीर। अब ये सारी चीजें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 15वां वित्त आयोग जो बना 2017 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। ये आने वाले डेटा आप लोग को करंट से अपडेट कर लीजिए। जो 12वां वित्त आयोग था, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 12वां वित्त आयोग 2005 से 2010। ठीक है, अब ये पुराना डेटा हो गया है तो अब लोगों को मतलब का नहीं है। जो 14वां वित्त आयोग बना है, इसका कार्यकाल कब से कब तक है?
कब से कब तक? 15वां 2017 में बना है इसका गठन, और ये कब से कब तक काम करेगा? 2020 से। तो ये सारा चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें सुनिए, इसका जो क्लासिफिकेशन क्या है, इसका जो हॉरिजेंटल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना था? 42% इसने रिकमेंडेशन किया था कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को टोटल टैक्स पूल का कितना जाना चाहिए? 42%, 42%। 13वां वित्त आयोग था, उसने कितनी सिफारिश की थी? 32%, 32%। और जो 14वां वित्त आयोग, इसने कितनी सिफारिश की? 42%, ठीक है। ये जो 42% है ये